जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। और जो आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं फॉर्म को फिल करने में, चाहे वो आपका मार्कशीट नंबर हो या फिर आपकी क्वालिफिकेशन की अन्य इन्फॉर्मेशन, आपका लाइव फोटो, आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी 1481 पोस्ट पर निकाली है। फॉर्म आप लोग जो इसके भर पाएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 24 सितंबर 2025 आपकी डेट रखी गई है। और जो आपकी ये जो डेट है 24 सितंबर की, ये है आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की। और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 26 सितंबर 2025 है। यानी कि रजिस्ट्रेशन तो आपके 24 सितंबर को ही क्लोज हो जाएंगे। और अगर आप 24 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में आपके पास 2 दिन और एक्स्ट्रा होंगे अपने फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि फॉर्म कंप्लीट करने की डेट आपकी 26 सितंबर 2025 रखी गई है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर जानेंगे कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और अगर बात फीस की करें तो फीस सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखी गई है। अब आप यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न जानेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली ये आपका अप्लाई का पोर्टल है, यहीं से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको पूरा नाम अपना एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार राज्य के निवासी है? अगर है तो यस, नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर बिहार से नहीं है और आप इसमें नो कर रहे हैं तो आपको फिर जनरल यानी कि UR, जिसका मतलब होता है अनरिजर्व्ड, इस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। बट अगर आप बिहार से है तो फिर जो भी आपकी बिहार के अंदर रियल कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जनरल या फिर SC या फिर ST या फिर EBC BC WS, यानी कि जो भी कैटेगरी है आपकी कास्ट वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइज आपको बता दो कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल के अलावा SC ST EBC रहेगी तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको आपकी जो कास्ट है वो सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि SC के अंदर जो कास्ट आती है बिहार में वो आपको देखने को मिलेगी। ST सिलेक्ट कर दे तो ST के अंदर जो कास्ट आती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। EBC BC EWS, इसी तरीके से आपको यहाँ पर आपकी कास्ट देखने को मिल जाएगी। तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में पूछे डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप यहाँ पर EBC BC है तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होगा और आपको आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना होगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद में आंसर करना है आपको इस वाले ऑप्शन का जिसमें कि पूछेगी कि आप PWD यानी कि दिव्यांगता वाले व्यक्ति है। अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे बाकी के ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि ये उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि विकलांग है। उसके अकॉर्डिंग आपको उनका आंसर करना होगा। सवाल आता है अगला कि क्या भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद में सवाल है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट और आपने किया है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की हो? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप हाँ कर देना, नहीं है तो ना कर देना, यानी कि नो कर देना। फिर आता है बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, आपको पूछे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके बाद में आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताने हैं जो कि दिनांक 12/12/2022 के बाद के बताने होंगे। बट अगर आप फ्रेशर है तो आप इसमें सिंपली 00 सेलेक्ट कर लेना। फिर आएगा मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद में उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना।
पहले आपका जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने इन सभी इन्फॉर्मेशन का प्रीव्यू है। प्रीव्यू से मतलब है कि आप इन सभी जानकारी को एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक बार आगे बढ़ गए तो बाद में इनमें से कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके इसको सही कर लें, और अगर आपको लग रहा है सभी इन्फॉर्मेशन जांचने के बाद में कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है और कोई भी चेंजेस में नहीं करना चाहता तो कंफर्म एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके डिस्प्ले के ऊपर आपको आपका रजिस्टर नंबर देखने को मिलेगा। साथ ही बोला योर रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर, इनके नंबर और ईमेल के ऊपर आपको आपकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी गई है। अभी आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा लॉगिन वाला, जहाँ पर आपको आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है, और जो पासवर्ड अभी आपको सेंड किया गया है मैसेज के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से वो यहाँ पर डाल देना। ये कैप्चा कोड फिल करना और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि आपका फादर नेम क्या है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में फिल करना है। इसके बाद आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर डालना है। अब आता है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी इशू डेट क्या है, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका मंथ और आपका जो ईयर है और फिर जो आपका डे है वो सेलेक्ट कर लेना। मैं आपको बता दूं कि ये सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड ना हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका जो सर्टिफिकेट का इशू नंबर है जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाता है बड़े ही आसानी से, वो नंबर आप यहाँ पर डाल देना। फिर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कौन से प्राधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली CO, RO, SDO, DM इनके द्वारा जारी होता है। अगर इनमें से नहीं किया तो आप अदर सेलेक्ट करके खुद से अपनी उस अधिकारी का पोस्ट का नाम लिख सकते हैं जिसने इसको जारी किया है। अब आपका सवाल ये होगा कि मुझे ये जो अधिकारी है इसका कैसे पता चलेगा कि किसने मेरा सर्टिफिकेट जारी किया है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, वहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है राइट साइड में नीचे कोने में, जहाँ पर मोहर भी लगी होती है और एक QR कोड सा भी होता है कुछ ऐसा। तो वहीं पर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश करके लिखा होता है कि हाँ इस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, आपको दिख जाएगा। तो आप वहाँ पर जिस भी अधिकारी का नाम लिखा है, जिस भी जैसे कि तहसीलदार लिखा है, CO लिखा है, RO लिखा है, या फिर हिंदी में भी उसका नाम लिखा हो सकता है या फिर इंग्लिश में नाम लिखा हो सकता है, तो जिसने भी किया है वही पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे यहाँ पर डेजिग्नेशन ऑफ अदर अथॉरिटी, अगर आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको बताना होगा कि अदर में कौन से पदाधिकारी ने उसको जारी किया है, बट अगर इन्हीं में है तो आप यहीं से सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप SC ST है या फिर आपकी ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आपको यहाँ पर सेम वे में कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको यहाँ पर बताना है आपका जाति प्रमाण पत्र, आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर जो कि एप्लीकेबल होता है EBC BC NC LC इन सभी कैटेगरी पर। तो आपको यहाँ पर वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर सेम वे में बताना कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इसको फिल करके दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको भरेंगे एंड देन आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आपको कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है नेशनलिटी का, तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेना। क्या आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और फिर आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे है टाइप ऑफ फोटो ID प्रूफ, आप इनमें से कौन सी ID देना चाहते हैं। आधार कार्ड ही देना चाहते तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना, वोटर ID देना चाहते तो वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी ID आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एक ID आपके पास होनी ही चाहिए। जो भी ID आपने सेलेक्ट की है उसी का नंबर फिर आपको यहाँ पर डाल देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का या फिर कोई बर्थ मार्क, और ये इसलिए लिया जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी और कैंडिडेट से एग्जाम न दिलवा दे, इसलिए ऐसी स्थिति में यही मार्क चेक किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि UPSC, राज्य
आयोग अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है, यानी कि ब्लैक लिस्ट किया गया है या फिर डिग्रेड किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस वाले कॉलम में भर देंगे। आपका विलेज कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देना, नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका नाम लिख देना, फिर यहाँ पर आपकी स्टेट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं सब इन्फॉर्मेशन आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया वो सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये तो आपने भरा प्रेजेंट एड्रेस, और इस तरफ है परमानेंट एड्रेस, और एक साथ ही लाइन लिखिए कि यदि पत्राचार एवं स्थायी पता एक है, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, अभी आप करंट में कहीं और रह रहे हैं, घर आपका कहीं और पर है, तो आप ऐसे अलग अलग भर सकते हैं। बट अगर एक ही है तो यहाँ पर जो एड्रेस आपने इस तरफ भरा वही आप इस तरफ भर देना, यानी कि इसके ऊपर टिक कर देना, और नहीं तो आप इसको अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। अब आप सभी इन्फॉर्मेशन को जो आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है चेक करिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी आपने जानकारी भरी है सेम वे में आपके सामने उसका प्रीव्यू है, आप सभी जानकारी अच्छे से चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से फीस पेमेंट करना चाहते हैं, SBI या फिर ICICI। तो चलिए जो भी माध्यम आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर ले, और फिर प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI, यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करके, जो कि मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग आगे का प्रोसेस देख करके इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके, नहीं तो मैं इसमें पर्सनली ये फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, बस आपको ये दिखाने के लिए भर रहा हूँ कि कैसे भरना है। इसलिए पेमेंट भी मैं आपके लिए दे रहा हूँ ताकि किसी कैंडिडेट का पेमेंट वेस्ट ना जाए और वो सही तरीके से अपना फॉर्म भर सके। चलिए पेमेंट करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अभी यहाँ पर जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे जैसे कि आपके सामने वीडियो में है। आप यहाँ पर चाहे तो प्रिंट पेमेंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इस जो पेमेंट की डिटेल्स है इसको प्रिंट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, और 10वीं में जो आपके पास सब्जेक्ट थे आप उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख देंगे। चाहे आपके पास 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर 6 सब्जेक्ट थे, आपको सभी के नाम यहाँ पर एक एक करके भरने होंगे। उसके बाद में बताना हो कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है, पूरा नाम आपको बोर्ड का देना है। आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, अगर आपका स्टेट बोर्ड है जैसे कि बिहार बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड यहाँ पर लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आपका CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है तो वो भी आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, इशू वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद है टोटल मार्क्स, कितने नंबर आपके टोटल थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, फिर उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपका सवाल रहेगा कि सर मेरे नंबर CGPA के अंदर है तो मैं क्या करूँ? तो गाइज आपको आपके नंबर को CGPA से नंबर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि जो टोटल CGPA है उनको मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर जो नंबर आपको प्राप्त हुए हैं उनको फिर अगेन मार्क्स में कन्वर्ट कीजिए, एंड देन वो यहाँ पर इस तरह से फिल कर दीजिए। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर मार्कशीट नंबर है वो यहाँ पर भर देना। सर्टिफिकेट इश्यूइंग मार्कशीट डेट, कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। चलिए मैं पहले इसको इस तरह से कर देता हूँ। अब आप देखेंगे 12वीं की इन्फॉर्मेशन, तो सेम वे में आपको बताना है कि आपके पास 12वीं में क्या क्या सब्जेक्ट थे, सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में बताना कि किस बोर्ड से आपने 12वीं की है, टोटल नंबर आपके क्या थे वो आप यहाँ पर डाल देना, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर देना है, और फिर किस आपका सर्टिफिकेट या फिर आपकी मार्कशीट कब इशू हुई है वो डेट भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अभी आपने जो आपकी 10वीं है उसको सिलेक्ट किया है। इसके बाद आप देखेंगे ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मान लीजिए मैंने BA किया है या फिर आपने किया है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि किन सब्जेक्ट के साथ में किया है।
अगर आपने जैसे कि बीटेक है वो किया है तो आपको फिर बताना है कि आपने किस डिसिप्लिन में किया है, किस स्ट्रीम में किया है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया है उसका भी नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। पूरा नाम आप यहाँ पर इस तरह से डाल देना, जो भी आपका नाम आपकी यूनिवर्सिटी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है यूनिवर्सिटी का, वही नाम आप यहाँ पर भर देना। फिर आएंगे टोटल मार्क्स सभी ईयर के मिला करके। एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपको कितने नंबर उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। एंड देन यहाँ पर गाइज आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है या फिर जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट थी उसका नंबर डाल देना है। कब आपका सर्टिफिकेट या फिर फाइनल ईयर की मार्कशीट इशू हुई है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आपकी ये जानकारी भी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर आता है स्टेप 4 फोटो एंड सिग्नेचर का, जहाँ पर आपको गाइज बोला है अपलोड पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, जिसका फाइल फॉर्मेट जेपीजी का रखना है और साइज 20 से 50 केबी के बीच में, और आपका ये जो फोटो है वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसका जो पिक्सल आपको सजेस्ट किया है वो 200 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए यानी कि चौड़ाई, और 230 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए। तो आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके। एंड देन आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर एक डेमो के लिए फोटो अपलोड करके आपको दिखाया है। अब आएगा आपका सिग्नेचर। आपको यहाँ पर आपका इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। इंग्लिश सिग्नेचर से मतलब होता है कि आप आपका सिग्नेचर कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको आपका नाम ही लिखना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को साइन का मतलब भी नहीं पता। साइन कुछ भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, कुछ गुचड़ू मुचड़ू भी हो सकता है। गुचड़ू मुचड़ू इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही कुछ भी कर देते हैं तो वो उनका साइन है। तो आप यहाँ पर वही वाला साइन इस्तेमाल करेंगे। साइज 10 से 20 केबी के बीच में रखना है और जो उसका पिक्सल आपको सजेस्ट किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फाइल सेलेक्ट कीजिए एंड आपकी फाइल इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका जो हिंदी सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। इसका जो साइज है वो भी 10 से 20 केबी के बीच में है और जो आपका पिक्सल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो अब आपको यहाँ पर जो आपका हिंदी सिग्नेचर में आप सिंपल आपका नाम लिख देना, पूरा नाम, और फिर उस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देना। अब आप यहाँ पर देखेंगे मेरी तीनों इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और अब आपको नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको लाइव फोटो भी अपलोड करना है तो आप आपका कैमरा अलाउ कर दीजिए। चलिए मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। टेक फोटो के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। जब आपको लगे कि फोटो सही आ रहा है तो आप यहाँ पर सबमिट कर देना और यहाँ से ओके कर देना। इसके बाद में आपका लाइव फोटो भी अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने आपकी जो लॉगिन डिटेल्स है वो डिस्प्ले के ऊपर है। आपको यहाँ पर फॉर्म आईडी देखने को मिलेगी, आपका पासवर्ड देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद में आप देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपके पास प्रिंटर न हो तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेना। एंड इस तरह से गाइज आप लोग आपका BSSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। ये सब जानकारी जानने के बाद भी अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।